हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। सो गाइस, जैसा आप लोगों को पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि हिंदी का पेपर प्रेजेंटेशन मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो इस वाली वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे आप लोगों को हिंदी का पेपर प्रेजेंटेशन करना है। तो आप लोगों के सामने मैंने देख लो, आप लोगों की जैसी आंसर शीट होती है उसी तरह के कुछ पेपर्स ले लिए हैं और इसी के माध्यम से मैं आप लोगों को पेपर प्रेजेंटेशन बताने वाला हूँ। तो पेपर प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ टिप्स मैं आप लोगों को दे देता हूँ, इन बातों का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना। सबसे पहले आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी हेडिंग हो, टू लाइंस को ड्रॉ करना है। जैसे मैंने यहाँ पे देखो, ये हेडिंग थी एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम हिंदी पेपर प्रेजेंटेशन। तो मैंने इनको क्या किया, इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज किया है और यहाँ पे टू लाइन को ड्रॉ किया है, जिससे दिखने में बहुत अच्छा दिख रहा है। फिर उसके बाद यूज़ करना है आप लोगों को बॉल पेन। ये देखो, ये पेपर की क्वालिटी थोड़ी थिक है, इसलिए मैं यहाँ पे जेल पेन ट्राइमैक्स का यूज़ कर रहा हूँ। बट आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोगों को कोई लोकल सा बॉल पेन ले लेना है और उसी का यूज़ करना है, ठीक। फिर उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, डू नॉट यूज़ हाइलाइटर पेन। तो कई बच्चों की आदत होती है हाइलाइटर पेन का यूज़ करना, तो हाइलाइटर पेन को यूज़ नहीं करना है आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। चौथा, अटेम्प्ट क्वेश्चन इन सीक्वेंस। तो मैं आप लोगों को जितना भी प्रेजेंटेशन बताऊंगा उसमें देखना गाइस कि सीक्वेंसिंग कितने अच्छे से की है मैंने। हर एक क्वेश्चन सीक्वेंस से अटेम्प्ट करेंगे तो हमारा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो इसको लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ में हम सारे सब्जेक्ट के पेपर प्रेजेंटेशन और बाकी चीज़ें भी जानेंगे। तो गाइज शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, ठीक है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो वीडियो डाला था उसमें मैंने आप लोगों को जो क्वेश्चन पेपर बताया था उसी क्वेश्चन पेपर की सहायता लेके मैं आप लोगों को ये प्रेजेंटेशन बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने सैम्पल पेपर डाला था, इसी सैम्पल पेपर के माध्यम से हम लोग प्रेजेंटेशन सीखेंगे। तो पहला प्रश्न आता है हमारा सही विकल्प। दैट मीन्स हमारा पहला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट। तो टिक द करेक्ट को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, तो देखो गाइज, इसमें मैं आप लोगों को मेरा तरीका बता रहा हूँ। मेरे भी हिंदी में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, तो आप लोगों को अगर ये तरीका पसंद आता है तो आराम से लिखना, कोई आप लोगों के मार्क्स नहीं काटेगा, ठीक। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आप चाहो तो इसको कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ। यहाँ लाइन ड्रॉ करने से क्या होता है, जगह थोड़ी संकुची हो जाती है और आप लोगों को ज़्यादा स्पेस ना मिलते हो, कम स्पेस मिलता है और आप लोगों का जो भी लिखा हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा दिखता है। समझ रहे हो, कम स्पेस है तो आप जो भी आंसर लिखोगे वो ज़्यादा ज़्यादा दिखेगा। तो मैं यहाँ पे सिंगल लाइन की जगह ऐसी दो लाइन ड्रॉ करता था, जो दिखने में बहुत अच्छी होती थी, क्योंकि इस साइड भी दो लाइन हुआ करती है, ठीक है। प्रश्न नंबर मैं ऐसे डालता हूँ, आप लोगों को भी ऐसे ही डालना है। कई लोग यहाँ पे लिखते हैं कि प्रश्न नंबर 1, या फिर कई लोग यहाँ पे लिख देते हैं मार्जिन के इधर साइड, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे ये अच्छा लगता है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ बीचों बीच में प्रश्न नंबर 1, उसको इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज करूँगा, फिर उसके नीचे 2 अंडरलाइन भी करूँगा। तो देखो गाइस, दिखने में कितना सुंदर दिख रहा है। फिर अब बात करते हैं हम लोग टिक द करेक्ट की। तो टिक द करेक्ट, जैसा कि आप लोग जानते हो, आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया होता है, फिर उसके बाद 4 ऑप्शन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने पहला लिया, उसका ऑप्शन ए सही था। यहाँ पे आंसरों पर मत जाना गाइस, आंसर मैंने कुछ भी लिखे है, बस आप लोगों को मैं लिखना सिखा रहा हूँ, ठीक। इसका पहले का आंसर अ था, तो मैं अ लिखूंगा और अ का जो आंसर था, ठीक है, नहलाती है, तो मैं ये लिख दूंगा दैट्स इट, ठीक। इस तरह से आप लोगों को टिक द करेक्ट करना है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। आप लोगों को ये नहीं करना है कि चारों ऑप्शन लिख दिए फिर उसके बाद जो सही था उस पर टिक लगा दिया, ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को क्या करना है, जो ऑप्शन पहला क्वेश्चन लिखा आप लोगों ने 1 नंबर डाला, उसका जो सही ऑप्शन है, इसका अ ऑप्शन सही था तो अ लिख देना, और उसका जो पॉइंट था नहलाती है वो लिख देना। इसी तरीके से आप लोगों को सारे टिक द करेक्ट करना है। टिक द करेक्ट के बाद गाइस जो क्वेश्चन आता है हमारे पास, वो आता है रिक्त स्थान। दैट मीन्स मैच द पेयर। तो मैच द पेयर कैसे करेंगे, सॉरी रिक्त स्थान यानी फिल इन द ब्लैंक्स कैसे करेंगे। तो अगेन यहाँ पे देखो गाइस प्रश्न नंबर 2 डाल दिया मैंने। अब यहाँ पे देखो, प्रश्न नंबर 1 डाला है जिसमें अंडरलाइन की है, और यहाँ प्रश्न नंबर 2 डाला है जिसमें अंडरलाइन नहीं की है। तो आप दोनों में कंपैरिजन करके बताओ कौन सा अच्छा दिख रहा है। ऑब्वियसली ये वाला, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है, हाईलाइटेड लग रहा है। तो आप लोगों को इस तरह से अंडरलाइन जरूर करना है, ये बहुत अच्छा इंप्रेशन डालता है चेक करने वाले पे, और आप लोगों की कॉपी जो है वो भी सुंदर दिखती है। तो प्रश्न नंबर 2 डालेंगे और जो भी हमारे सही सही थे उनको लिख देंगे। जैसे पहला है फर्स्ट का, जैसे आप लोगों को ऑप्शन दिया है उसमें से जो ऑप्शन सही है वो लिख देंगे, यानी फिल इन द ब्लैंक्स में जो होना चाहिए वो बस उतना लिखेंगे, पूरा नहीं लिखेंगे। कई बच्चे क्या करते हैं, पूरा लिखेंगे, फिर उसके बाद जो फिल इन द ब्लैंक्स का आप लोगों का आंसर था उसके नीचे ऐसे 2 अंडरलाइन करते कि वैसा नहीं करना है, बस आंसर लिख देना है, दैट्स इट। बस यहाँ पे सीक्वेंस का ध्यान रखना, ठीक। ये हो गया हमारे 2 क्वेश्चन। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तो तीसरा प्रश्न आता है सही गलत। तो सही गलत कैसा करना है, आई होप इसका तो आप लोगों को बताने की कोई ज़रूरत नहीं, बीचों बीच में हम प्रश्न डालेंगे। देखो गाइस, दोनों कॉपी में कंपेरिजन करो, ठीक है। ये वाली थी जिसमें मैंने साइड में मार्जिन ड्रॉ की है, और ये वाली है जिसमें मैंने साइड में मार्जिन ड्रॉ नहीं की है। अब दोनों में आप कंपैरिजन करके बताओ कौन सी अच्छी दिख रही है। ऑब्वियसली ये वाली, क्योंकि ये थोड़ी कॉम्पैक्ट सी लग रही है, मतलब दोनों तरफ से बंद है, कितना अच्छा लग रहा है। और ये कॉपी देखो, ये एकदम खुली सी दिख रही है। दैट मीन्स ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुछ लिखना चाहिए था यार, बहुत ज़्यादा खाली जगह छूट गई है। तो ऐसा ना हो, इसलिए 2 लाइन ज़रूर से ड्रॉ करना,
ठीक। अब सत्य असत्य कैसे लिखेंगे, इसमें तो आपको पता होगा, ऑप्शन डालेंगे, सत्य होगा तो सत्य लिखेंगे, अगर असत्य है तो असत्य लिखेंगे। इस तरीके से आप लोगों को ट्रू और फॉल्स को सॉल्व करना है। फिर फोर्थ क्वेश्चन आता है मैच द पेयर। तो देखो गाइस, मैच द पेयर में क्या करना है, ये गलती मत करना। अब अपन बच्चे नहीं रहे, है ना। पहले क्या करते थे, लिखते थे फिर उसको ऐसे मैच करते थे, तो वो तरीका बिल्कुल गलत है। पहले क्वेश्चन नंबर डालेंगे कहाँ पे, बीचों बीच आंसर शीट के, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर डालने के बाद क्या करना है, इधर ए लिख देना है और इधर ब यानी बी। फिर यहाँ पे पूरे ऑप्शन डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो पहले से लेके, है ना, ये जो था पहले से लेके 7 तक पूरे डाल दिए। फिर उसके जो आंसर है ना, जैसे फर्स्ट का आंसर ख था तो मैं उसका आंसर सीधा ख उसके सामने लिखूंगा और वो जो आंसर है वो लिख दूंगा, ठीक है। दूसरे का आंसर ये था तो ये लिख दूंगा और उसका आंसर सीधा सामने। तीसरे का आंसर झ था तो उसका यहाँ पे ऑप्शन और सीधा आंसर। इसी तरीके से सारे करना है। वो मैच द कॉलम ऐसे ऐसे आड़ा तिरछा ये नहीं करना गाइस, ठीक है। जैसा मैंने बताया वैसा का वैसा करोगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक। अब बात करते हैं आगे पांचवें प्रश्न की। तो पांचवा प्रश्न क्या है, आप लोगों को एक शब्द में उत्तर देना, एक वाक्य में उत्तर देना, यानी 1 वर्ड। तो इसमें क्या करना है, आप लोगों को जो प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न नंबर 5 डालेंगे, फर्स्ट डालेंगे और सीधा उसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन क्या था, दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठकर अपाहिज का बार बार प्रश्न क्यों पूछते हैं। तो क्यों पूछते हैं, क्योंकि उन्हें रहस्य का पता चलना करना है, ठीक। जो भी आंसर हो उसका मैंने एक आंसर के तौर पे लिख दिया। क्यों वो बार बार प्रश्न पूछ रहे थे, क्योंकि उन्हें रहस्य का पता करना था कि रहस्य क्या था, तो बस, ठीक। जैसे तीसरा क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन था कि शेर के बच्चे का असल नाम क्या था। तो शेर के बच्चे का नाम अगर आप लोगों को पता है तो वो, या जैसे मैं अपने दिमाग से लिख दिया कि शेर के बच्चे का नाम सिम्बा था तो मैंने सिम्बा लिख दिया, दैट्स इट। ऐसे खत्म करना। फिर उसके बाद क्वेश्चन खत्म होने के बाद 2 लाइन ड्रॉ करना है, दैट मीन्स कि ये क्वेश्चन हमारा समाप्त हो चुका है। अब आते हैं मेन क्वेश्चन। मेन है हमारे 2 नंबर के क्वेश्चन, है ना, जो हमारे चैप्टर से हमारी स्टोरी से रिलेटेड है। जैसा पहला क्वेश्चन है 6वें नंबर का, 6वें नंबर में 2 क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। पहला ये है हरिवंश राय बच्चन वाला और दूसरा दिशाओं के बारे में। तो अब मुझे दिशाओं वाला क्वेश्चन लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं प्रश्न नंबर 6 डालूंगा और उसमें अथवा या और वाला लिख रहा हूँ मैं, तो अथवा लिख दूंगा वहाँ, जिससे टीचर को क्लियर हो जाए कि मैंने 6वें का और वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। समझ रहे हो मेरी बात को। अगर मैं यहाँ पे ओनली 6 लिख दूँ तो टीचर को देखना पड़ेगा कि कौन सा है। ऑब्वियसली टीचर तो समझ ही जाएगा कि कौन सा आपने आंसर लिखा है, बट अपना क्या है टारगेट ये है कि एग्जामिनर को हम कम से कम सरदर्द दिए बिना अपनी कॉपी चेक करवा के निकल जाए वहाँ से। तो अथवा लिखेंगे तो और क्लियरिटी हो जाएंगी कि भाई इसने 6वें क्वेश्चन का और वाला किया है। तो यहाँ पे आपको आंसर लिख देना है, दैट्स इट। और आंसर लिखने के बाद 2 लाइन खींच के आंसर को क्लोज कर देना, ठीक। अब बात करते हैं सीधे, देखो यहाँ से अब फिर जितने भी क्वेश्चन है नॉर्मल एक जैसे ही है सारे, ठीक। यहाँ से 17वें क्वेश्चन तक पूरे एक जैसे हैं, इसमें कुछ आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आप लोगों को जो 6वां क्वेश्चन बचा है उसी पैटर्न में आप लिख सकते हो। 17वां क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या है, आप लोग को हजारी प्रसाद द्विवेदी अथवा धर्मवीर भारती के संबंध में आप लोगों को विशेषता लिखनी है, ठीक। ये है क्वेश्चन। तो इसमें अब हम लिख रहे हैं मान लो धर्मवीर भारती के बारे में, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा मेन हाईलाइट चीज़ है उसको लिखेंगे। ऐसे जैसे मेरी आदत थी मैं इस तरह से लिखता था, तो इसके बारे में हम लिख दिया, इनको 2 लाइन में अंडरलाइन कर दिया। और प्रश्न में क्या पूछा है, उनकी 2 रचनाएं लिखिए, ठीक है, भाषा शैली लिखिए और साहित्य में स्थान लिखिए। तो उसके ही अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। पहला उसने पूछा था 2 रचनाएं, तो 2 रचनाएं हेडिंग और 2 रचनाएं के नाम लिख दिए। दूसरा भाषा शैली पूछा था तो भाषा शैली, यहाँ पे भाषा शैली लिख देंगे। तीसरा साहित्य में स्थान, तो साहित्य में स्थान उनका जो भी था वो यहाँ पे हम लिख देंगे। इस तरीके से आप लोगों को करना है गाइस, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो एंड तक वीडियो को देखना, बहुत काम की चीज़ है। आई होप आप सभी ने नोटिस भी नहीं की होंगी अभी तक वो चीज़, ठीक। अब आते हैं 18वें क्वेश्चन पे। तो 18वें क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे 3 विशेषताएं लिखने बोल रहा है, तो सीधा प्रश्न डालेंगे और 3 विशेषताएं लिख देंगे 3 पॉइंट्स में। जहाँ पे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है 3 विशेषता लिखिए, 4 विशेषता लिखिए, 5 महत्व तथ्य लिखिए। तो वहाँ पे पॉइंट्स डालिए, 1 2 3 4 मत डालना। क्या है ना, पॉइंट्स कोई जनरली काउंट नहीं करता, बट 1 2 3 4 क्या होता है, काउंटेबल होते हैं। जैसे आपने 5 लिखे तो आप वहाँ 5 तक लिखोगे ना, सामने वाले को पता है 5 ही लिखे। बट यहाँ पे अगर आप लोगों ने पॉइंट लिख दिए और पॉइंट में 4 भी रहे, जैसे यहाँ 3 और पीछे 1 लिख दिया, तो उतना ज़्यादा ध्यान नहीं जाता और कई बार नंबर मिल जाते हैं। तो ये थोड़ी मोटी ट्रिक होती है, तो इसको ध्यान में रखना। अब सीधे बात करते हैं 19वें क्वेश्चन की। 19वां क्वेश्चन क्या है, अपठित गद्यांश। देखो अपठित गद्यांश लिखने का एक तरीका होता है, इस तरीके को ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या करते हैं अपन, यहाँ के जो स्टार्टिंग के 2 वर्ड है ना, जैसे प्रकृति और मनुष्य, तो इसको मैं लिख लूंगा प्रकृति और फिर डैश 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 करके यहाँ पे आखिरी के 2 शब्द इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, तो यहाँ पे उत्तर डालेंगे हेडिंग और 3 क्वेश्चन, पहले का आंसर, दूसरे का आंसर, तीसरे का आंसर, दैट्स इट, ठीक। वैसे ही काव्यांश में भी करेंगे,
क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल देंगे। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, अगर हम और वाला कर रहे हैं तो अथवा लिखेंगे, वहाँ पे अथवा लिख देंगे, और जो हमारी स्टार्टिंग के 2 वर्ड थे और आखिरी के 2 वर्ड थे वो लिख देंगे डैश डैश करके। यहाँ पे क्या बताया है कि यहाँ पे आप लोगों को पूछा जा रहा है कि संदर्भ, काव्यांश का संदर्भ, प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए, यानी 3 चीज़ें पूछी जा रही है। पहला संदर्भ, दूसरा प्रसंग, फिर भावार्थ, व्याख्या या अर्थ जिसे हम कहते हैं वो। तो संदर्भ आप लोगों को 1 लाइन में आएगा, प्रसंग भी एक या 2 लाइन में आएगा, फिर बचती है व्याख्या या अर्थ। तो वो इतने स्पेस आप लोगों की ले ले तो सफिशेंट है, इतना इस वाले क्वेश्चन के लिए सफिशेंट है, आप लोगों को 4 मार्क मिल जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं 21वें क्वेश्चन की। तो 21वें क्वेश्चन में भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी गद्यांश दिया है, तो उसमें भी सेम चीज़ें लिखना है, संदर्भ, प्रसंग और विशेषता। ठीक है, तो उसका भी इसी पैटर्न में आप लोगों को आंसर कर देना। अब बचते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, क्या है इंपॉर्टेंट, वो होते हैं निबंध और पत्र। तो निबंध और पत्र, गाइस देखो यहाँ पे निबंध पत्र है, 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। ठीक है, इसमें मैं आप लोगों को एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा जिसमें पहले मैं समझाऊंगा कि औपचारिक पत्र क्या होते हैं, अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं, यानी फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, उनमें डिफरेंस बताऊंगा। फिर उसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि इन्हें लिखना कैसे, क्योंकि अगर आप डिफरेंस समझ गए ना तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के दिमाग में क्लियर हो जाएंगी और आप खुद ब खुद ही ये सारे जो प्रश्न है उसको सॉल्व कर पाओगे। और 22 बार जैसा बताया आप लोगों को, इन पर हम डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट वाली वीडियो जो होने वाली है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल पे। और अब बात करते हैं मेन चीज़ की। तो देखो गाइस, मैंने अभी आप लोगों को जो पेपर दिखाया ना, उसमें बहुत सारी मात्राओं की मिस्टेक थी और कहीं कहीं चीज़ों पे तो मैंने पूरा वर्ड ही गलत लिखा है। बट क्या आप लोगों ने उसे नोटिस किया? ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चों ने तो नहीं किया होगा। उसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि मैंने वो चीज़ को बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक लिखा था। सिस्टमेटिक लिखने की वजह से आप लोगों को चीज़ें नोटिस नहीं होती। तो आप लोगों को इससे क्या सीखने मिलता है गाइस? तो जितना आप साफ सुथरा पेपर लिखोगे, सिस्टमेटिक पेपर लिखोगे, उतनी ही आप लोगों की मिस्टेक सामने वाले को कम समझ में आएगी। तो सामने वाले को अगर भ्रमित करना है तो साफ सुथरा पेपर लिखो, है ना। जितना साफ सुथरा लिखोगे, जैसे देखो यहाँ गाधा लिखा है मैंने, ठीक, यहाँ पे कुछ और है, आप लोग कमेंट करना क्या था। यह इस तरह की मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स की है पूरे पेपर में, बट आप लोगों को समझ में नहीं आएंगी क्योंकि पेपर नीट एंड क्लीन है। तो इसी चीज़ को फॉलो करना, और जो मैंने स्टार्टिंग में सारी चीज़ें बताई थी आपको, उस चीज़ का ध्यान रखना कि सबसे पहले हमको 2 लाइन ड्रॉ करना है इधर भी, और आंसर हो जाने के बाद भी बॉल पेन का यूज़ करना है, हाईलाइट नहीं करना है किसी भी चीज़ को। हाईलाइटर से कैसे हाईलाइट करना है हमको? 2 लाइन ड्रॉ करके इन्वर्टेड कॉमास के थ्रू या तो ब्रैकेट के थ्रू, ठीक, इस तरह हाईलाइट की जाती है चीज़ें। और सारे क्वेश्चन सीक्वेंस में करना। अभी सीक्वेंस में था सब कुछ तो कितना अच्छा लगा। अगर यही मैं पहले आपको निबंध बताता, फिर 7वां क्वेश्चन बताता, फिर पहला बताता, फिर तीसरा बताता, तो अच्छा नहीं लगता हो आपको। वीडियो ही देखने में अच्छा नहीं लगता तो सोचो सामने वाले को चेक करने में कैसा लगेगा। तो ये था आज की इस वीडियो में। अगर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को और कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, उसको भी क्लियर करेंगे। ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।